नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, जैसा कि आप जान रहे होंगे कि अपने इस चैनल पर हमने उत्तराखंड ज्ञान दर्शन नाम से एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड के समस्त जो जनरल नॉलेज है, जीके है, सिलसिलेवार तरीके से इस जीके को हम लोग जनरल स्टडीज़ को कंप्लीट करेंगे। यह ज्ञान दर्शन सीरीज की ये तीसरी वीडियो होगी। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के जो जनरल डाटा है उसके बारे में कंप्लीट बता चुका हूँ। यहाँ से हम चैप्टर 3 से हम स्टार्ट करेंगे कि उत्तराखंड के जो इतिहास है। सबसे पहले हम उसके जानेंगे कि उसके ऐतिहासिक स्रोत, उत्तराखंड को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या स्रोत है, किस आधार पे हम कहते हैं कि उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर वंश था, वहाँ की क्या स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, या कत्यूरी वंश, इसके अलावा पंवार वंश के बारे में जो इतिहास हम लोग जानते हैं, उस इतिहास को जानने के लिए हमारे पास क्या स्रोत है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके बाद आपको कुनिंद वंश के बारे में, कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में क्रमशः डिटेल से सिलसिलेवार तरीके से उत्तराखंड की कंप्लीट वीडियो हम लोग यहाँ पे देंगे। चलिए जानते हैं कि क्या स्रोत है हमारे पास उत्तराखंड को जानने के लिए। अब उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत हम जानेंगे कि सबसे पहले साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे कि किन किन साहित्यों में उत्तराखंड का उल्लेख किया गया है, या उत्तराखंड के किस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, तो किन किन साहित्यों में इसकी चर्चा की गई है, इसके अंतर्गत हम ये लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम पुरातात्विक स्रोत, जिसके तहत हम जानेंगे कि जो भी धरती में हमें साक्ष्य मिले, उत्तराखंड में हमें साक्ष्य मिले, चाहे वो अभिलेखों के रूप में हो, चाहे मुद्रा के रूप में हो, चाहे चित्र के शिला चित्र के लेख में हो, या गुहा लेख के रूप में हो, इन रूपों में हम इनका अध्ययन करते हैं और उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं कि किस काल में क्या स्थिति रही होगी। तो सबसे पहले जानेंगे हम वेद में सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उत्तराखंड के बारे में उल्लेख मिलता है और यहाँ पे इस क्षेत्र को देवभूमि और मनीषियों की भूमि कहा गया। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि और मनीषियों की भूमि कहा गया। आगे चलते हैं, महाभारत के में भी उत्तराखंड के बारे में उल्लेख मिलता है और सबसे पहला जो वन पर्व है महाभारत का, वहाँ पे गंगा द्वार से भृंगतुंग की यात्रा का उल्लेख मिलता है। जहाँ पे गंगा द्वार हरिद्वार को कहा गया, वहीं भृंगतुंग केदारनाथ को कहा गया। ठीक है, तो गढ़वाल ये हमारे यहाँ पे ऋग्वेद के वन पर्व में गंगा द्वार से भृंगतुंग की यात्रा का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त जो गढ़वाल क्षेत्र में कुनिंद और किरात जातियों का जो आधिपत्य था, इसकी जानकारी भी हमें महाभारत के वन पर्व में मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देवप्रयाग, जो देवप्रयाग है हमारा, देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया। किसमें कहा गया? महाभारत में। महाभारत में जो देवप्रयाग है उसको समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा गया। ये वही देवप्रयाग है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है और यहीं से इसे गंगा के नाम से जानते हैं। तो इस देवप्रयाग को हम समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ आते हैं, बौद्ध साहित्य आते हैं। बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया। याद करेंगे इसे और नोट करेंगे कि किस ग्रंथ में उत्तराखंड को क्या कहा गया। ये हर बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस किस ग्रंथ में क्या नाम दिया गया। आगे महाभारत में भी जो रामायण है, रामायण में भी जो हनुमान के द्वारा द्रोणगिरी से जो संजीवनी बूटी लाई गई थी लक्ष्मण जी के लिए, तो रामायण में भी उसका उल्लेख मिलता है कि ये पर्वतीय एक राज्य था जहाँ से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी उठाई थी। पुराणों की बात करते हैं। मूल रूप से पुराणों में स्कंद पुराण आता है, जहाँ की गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया। तो पुराणों में भी जो स्कंद पुराण है, वहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और वहीं कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया। बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि मानसखंड किस क्षेत्र को कहा गया, या केदारखंड किस पुराण में केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया। तो ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। पुराणों में ही उत्तराखंड को ब्रह्मपुर, खसदेश, एलावर्त और उत्तराखंड नाम से जाना गया। अगर आपको याद हो कि उत्तराखंड का नाम जब राज्य स्थापना हुई थी तो यहाँ का नाम उत्तरांचल था और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड रखा गया। तो पुराणों में ही इस क्षेत्र को उत्तराखंड नाम से उत्तराखंड नाम से जाना गया।
आगे चलते हैं। कुछ विद्वान आए हैं, जैसे लेखक थे, जैसे कालिदास की जो पुस्तक थी क्या थी, अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक थी रघुवंशम। ठीक है, तो रघुवंशम में भी उत्तराखंड को क्या नाम दिया गया था, गौरी गुरु नाम दिया गया था। जो रघुवंशम है, हिमालय क्षेत्र को, यानी हिमालय, उत्तराखंड नहीं, हिमालय को क्या नाम दिया गया था, गौरी गुरु नाम दिया गया था। आगे जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक है, हर्षचरित्र। हर्षचरित्र बाणभट्ट की एक पुस्तक है, उसमें भी उत्तराखंड के बारे में उल्लेख मिलता है। और हर्षचरित्र, ये बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इनके काल में ही उत्तराखंड में वैंगसांग उत्तराखंड की यात्रा करते हैं। वैंगसांग ने हरिद्वार को मोयुलो कहा, वही हिमालय या ब्रह्मपुर को क्या कहा, पोली ही मोयुला नाम दिया, किसने, वैंगसांग ने। आगे चलते हैं। कल्हण, कल्हण की राज तरंगिणी में कल्हण ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उसका, राज तरंगिणी। ठीक है, क्या नाम था उसका, ये लिखा है यहाँ पे, उसका नाम था राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी में कहा गया कि जो कश्मीर में एक वंश था, तो क्या नाम था, कॉर्केट वंश रहा होगा, लोहार वंश, कॉर्केट वंश, ये आपने देखा होगा। तो इनमें एक शासक था ललितादित्य मुक्तापीठ, और ललितादित्य मुक्तापीठ ने गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया था। ये राज तरंगिणी में कहा गया है, किसने, कल्हण ने। आगे चलते हैं। जो लोक गाथाएं हैं, उत्तराखंड में प्रचलित लोक गाथाएं हैं, वहाँ में भी उन लोक गाथाओं में भी उत्तराखंड के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। जैसे सबसे पहले आता है मालूशाही। मालूशाही है एक लोक गाथा है, वहाँ पे राजुली और मालू की प्रेम गाथा का उल्लेख मिलता है। एक और आता है रमोला गाथा। रमोला गाथा उदार रौतेली की गाथा है। मूल रूप से यह रमोला जाति के लोग इस लोक गायन में क्या रखते थे, इस लोक गायन की जानकारी रखते थे। और नाग वंश के संबंध में इसमें इनका प्रमाण मिलता है, यानी कि जो रमोला जाति के जो लोग हैं, उनका संबंध नाग वंश से उनका संबंध रहा होगा, इस गाथा में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम हुड़की बोल गाथा। हुड़की बोल गाथा मूल रूप से कुमाऊं क्षेत्र में इस को गाया जाता है। जब धान की बुआई के समय में, जब रोपाई होती है, तो उस समय हुड़की बोल गाथा को यहाँ के लोग गाते हैं। जागर आप लोगों ने सुने होंगे, जागरों में भी उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी मिलती है। पवाड़े हैं, पवाड़े जिसमें वीर योद्धा के संबंध में क्या गाया जाता था, एक गीत है ये, जिन्हें पवाड़े या भड़ो कहा जाता है। ठीक है, तो वीर रस प्रधान होता है, श्रृंगार रस और वीर और श्रृंगार रस की इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है भड़ो रस में। तो हमने जाना कि उत्तराखंड के इतिहास को हमारे पास जानने के क्या क्या स्रोत हैं, ये अभी हमने इस ऊपर ये सब कुछ जाना। आगे चलते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आपने देखा होगा कि कोई अभिलेख है, सपोज, है ना, कोई अभिलेख है जिसमें कि हम लोग जानते हैं अभिलेख का मतलब क्या हुआ, कहीं पे कुछ लिखा हो। अब वो अभिलेख शिलालेख के माध्यम से हो सकता है। शिलालेख मीन्स किसी पत्थर पर लिखा हुआ। और शिलालेख का सबसे बड़ा उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, कालसी में मिलता है। कालसी में आपको पता होगा कि अशोक का एक अभिलेख है कालसी में, है ना। कौन सी भाषा में लिखी गई, प्राकृतिक भाषा में है, और लिपि कैसी थी वहाँ पे, ब्राह्मी लिपि थी। तो इसकी खोज 1860 ईस्वी में एक फॉरेस्ट महोदय आते हैं, वो कालसी शिलालेख की स्थापना खोज करते हैं। कालसी यमुना और टोंस नदी के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या किसके बारे में उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे मौर्यों का क्या रहा होगा, उत्तराखंड पर राज रहा होगा मौर्य काल में। प्राचीन नाम कालसी का आप जानते होंगे, सुद्धनगर और कलकोटो यहाँ का प्राचीन नाम है। स्थानीय नाम यानी वहाँ के जो स्थानीय लोकल लोग हैं, तो कालसी को चित्रशिला नाम से जानते हैं। अगर बात करते हैं कालसी लेख में, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर रखा है, लिखा नहीं है, थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो कालसी शिलालेख में क्या बताया गया है, अशोक ने जो अपने इन शिलालेखों के माध्यम से प्रजा के लिए जो संदेश देता था, तो अशोक ने यहाँ पे पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। और कहा, यहाँ पे ये भी लिखा है कि पशु चिकित्सा के बारे में, यानी कि अशोक बार बार क्या करते थे, वहाँ पे पशु चिकित्सा की बात करते हैं। और अननेसेसरी यानी कि
बेफजुल से बिना मतलब के किसी जानवर की हत्या का निषेध करते थे, यानी रोक लगा रखी थी। किसने? अशोक जी ने, जो महान सम्राट रहे हैं अशोक, तो उनके द्वारा। ठीक है, तो ये अशोक के बारे में कहा गया, ये कालसी अभिलेख शिलालेख के बारे में यहाँ पे कहा गया है। आगे चलते हैं ताम्रलेख। जो पुरातात्विक स्रोतों में कई बार हमें ताम्रलेख मिलते हैं, जिसमें तांबे की एक पत्ती होती है और उसमें लिखा गया है। तो एक सबसे बड़ा ताम्रलेख मिलता है हमें जोशीमठ में। ठीक है, जोशीमठ में। और जोशीमठ में जो ताम्रलेख हमें प्राप्त हुआ, उससे पता लगा कि यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश इस समय यहाँ पे रहा करता था, जोशीमठ के क्षेत्र में। आगे चलकर जो तालेश्वर एवं पांडिकेश्वर ताम्रपत्र है, इसमें भी हमें प्राप्त हुआ कि कत्यूरी काल की जानकारी हमें यहाँ पे मिलती है। तालेश्वर और पांडुकेश्वर ये अभी वर्तमान में कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बास्ते ताम्रपत्र। कई बार एग्जाम में इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि बास्ते ताम्रपत्र कहाँ से मिला। तो ये कहाँ से है? पिथौरागढ़ से मिला हमारा बास्ते ताम्रपत्र, जिसमें कि गोरखाओं के बारे में जानकारी मिलती है। एक और आता है झिंझाण ताम्रपत्र, इम्पोर्टेंट है। ये जगत चंद्र के बारे में, जो चंद्र वंश का एक शासक था जगत चंद्र, इसके बारे में झिंझाण ताम्रपत्र में इसके बारे में उल्लेख, जगत चंद्र के बारे में उल्लेख मिलता है। तो हमने क्या जाना कि कहाँ कहाँ से ताम्रपत्र मिले और वो किसके बारे में जानकारी देते हैं, किस राजा के बारे में या किस वंश के बारे में। तो ये सब थे उत्तराखंड को जानने के स्रोत। ठीक है, आगे भी इन ताम्रपत्रों पर, अभिलेखों के बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे, है ना, और भी चीज़ें आएगी। अब जानते हैं प्राचीन, थोड़ा इससे पहले अब जानेंगे डिटेल से प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को हम लोग 3 तरीके से जानते हैं प्राचीन काल को। जैसा कि इतिहास को आप जानते होंगे, एक प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इनको हमने अलग अलग काल के रूप में इसलिए बांटा है ताकि हमें इतिहास को जानने में आसानी हो, सुविधा हो, है ना। और किस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से मानव ने विकास किया, कैसे कैसे उन्नत रूप, हर बार हर एक सदी में मानव ने विकास करके एक उन्नत संस्करण, है ना, एक नवीन संस्करण ये मानव जाति का विकास होता है। अब देखेंगे प्राचीन काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, एक है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। उत्तराखंड के इतिहास में यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिलते हैं। आइए जानते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम 2 काल में बांटते हैं, एक पाषाण काल हो गया और एक ताम्र काल हो गया। पाषाण काल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पत्थरों की जब हमें उपस्थिति मिलती है और पत्थरों से हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, या फिर क्या मिलते हैं, अभिलेख तो नहीं, पत्थरों पर क्या मिलेंगे हमें, पत्थरों पर कुछ अलग से चित्रकारी बोलेंगे या फिर पत्थरों के औजार मिलेंगे, और इन औजारों के माध्यम से हम उस काल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पाषाण काल, पत्थरों पर जो उस समय हथियार के पत्थरों से जो कार्य होता था, उसे पाषाण काल हमने कहा। और पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनके आप समय देख सकते हैं, 26 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व, ये 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, नवपाषाण काल 4000 से 2525 ईसा पूर्व। तो इसके काल इम्पोर्टेंट नहीं है, समय तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आप बेसिक ये जान लीजिए कि पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा। वहीं एक है प्राग ऐतिहासिक काल को हमने दूसरा काल किया है ताम्रकाल। यहाँ पे तांबे का आविष्कार हो चुका था और अब मानव तांबे से अपने दैनिक जीवन को चलाने लग गया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि उत्तराखंड में प्रॉपर रूप से इन तीनों कालों के बारे में इस जानकारी तो मिलती है, लेकिन उस लेवल पे नहीं मिल पाती है जिस लेवल पर हम भारतीय इतिहास को जानते हैं। जैसा कि आप, जब मैं इंडियन हिस्ट्री की वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे और डिटेल से बताऊंगा कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य एक आदिवासी टाइप का, क्या आदि मानव के रूप में रहता था। बड़े बड़े पत्थरों का मनुष्य यहाँ पे प्रयोग करता था। ठीक है, आग का आविष्कार हो गया था, जानवरों को मारने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का आविष्कार करता था। उसके बाद मध्य पाषाण काल आते आते मानव को ये समझ में आ गया कि बड़े बड़े पत्थरों नहीं, बल्कि जो हम औजार बनाएंगे वो छोटे और नुकीले पत्थरों का यहाँ पे आदमी प्रयोग करने लग गया। आगे जाके नवपाषाण काल तक इसने खेती करना शुरू कर दिया।
है ना। तो और उसके बाद शवों को दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ पे मिलने शुरू हो गए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बुर्ज होम से, आपने देखा होगा कि शव को दफनाने का मिला। बहुत सारे क्या है जगह है जहाँ से ये साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक काल के लिए क्या क्या स्थिति रही होगी। सबसे पहले जो पुरातत्व ये देखेंगे हम कि जो पुरातत्व के उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं, हेनहुड महोदय को। हेनहुड महोदय ने 1856 ईस्वी में देवीधुरा जो कुमाऊं में पड़ता है वहाँ पे पाषाणकालीन अवशेषों की खोज की थी। ठीक है, हेनहुड महोदय ने क्या किया था, देवीधुरा से पाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की। कब? 1856 ईस्वी में। और इसीलिए जब सबसे पहले इन्होंने पाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की तो हेनहुड महोदय को ही उत्तराखंड पुरातत्व के जनक भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आगे भी पूरी संभावना है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद और इतिहासकार आते हैं जो शोध करते हैं और इतिहास के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो अब रामगंगा घाटी से आते हैं यशोधर मटवाल जी, और उन्होंने रामगंगा घाटी से कप मार्क्स की खोज की। कप मार्क्स किसे बोलते हैं? कोई पत्थर पर हम ओखली के आकार का इस प्रकार के गड्ढे हमें दिखते हैं पत्थरों पर। ठीक है, गड्ढे दिखते हैं तो उसे कप मार्क्स। तो किसने की थी खोज? यशोधर मटवाल ने। आगे चलते, भादराबाद है, हरिद्वार में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ पर पाषाणकालीन या पर ताम्र पाषाण यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल के जो ताम्र उपकरण थे ये कहाँ से खोजा था? यज्ञदत्त शर्मा ने भादराबाद, कहाँ से? हरिद्वार से। भादराबाद कहाँ पड़ता है? रुड़की और हरिद्वार से 10-12 किलोमीटर आगे पड़ता है भादराबाद, पतंजलि योगपीठ के ठीक पीछे, है ना। तो ये भादराबाद। 1877 ईस्वी में कर्नाक महोदय ने महात्म संस्कृति की उपस्थिति के साक्ष्य दिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक आता है यहाँ पे महात्म संस्कृति। क्या आता है? महात्म संस्कृति। महात्म संस्कृति के जो साक्ष्य है उत्तराखंड में वो किसने दिया था? कर्नाक महोदय के द्वारा। कब? 1877 ईस्वी में। महात्म संस्कृति भारतीय इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि इसका क्या था कि जो पर्वतीय जो इलाके थे, जो पर्वतों के ऊंचे पर्वतों पर रहने लग गए थे और वहीं पे इन्होंने अपनी आजीविका चलानी शुरू कर दी, खेतीबाड़ी करना शुरू कर दिया। तो इस पूरी की पूरी संस्कृति को हमने महात्म संस्कृति नाम दिया। महात्म संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो कप मार्क्स थी। कौन सी थी? कप मार्क्स। और कप मार्क्स में क्या होता है? पत्थरों पर ओखली के आकार के क्या कर देते हैं? ये जो पत्थर ओखली के आकार के यहाँ पे छेद कर दिया जाता है। तो इसे महात्म संस्कृति की क्या थी? ये एक पहचान थी। तो सबसे पहले कर्नाक महोदय ने महात्म संस्कृति की खोज की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। आगे चलकर क्या होता है, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो पुरातत्व विभाग है वो क्या करते हैं, जब वो रिसर्च करते हैं, है ना, रिसर्च करते हैं तो उनको क्या मिलता है? चित्रित धूसर मृद भांड उन्होंने थाप ली। थापली तो ये कहाँ है? थापली पड़ता है श्रीनगर में, और उत्तरकाशी एक जगह है। तो यहाँ पे उन्हें चित्रित धूसर मृद भांड मिला। धूसर मृद भांड का मतलब ये हुआ कि मृदा से बने हुए बर्तन। ठीक है, कैसे बने? मृदा से जो बर्तन। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये भी एक पुरातत्विक स्रोत पूरा पाषाणिक कालीन ये क्या थे? ये साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। ठीक है, वहाँ पे भी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। किस समय? जब आप पाषाण कालीन देखते हैं, पाषाण काल में, तो वहाँ पे भी मिट्टी के बर्तनों को यूज होने लग गया था नव पाषाण काल आते आते। ठीक है, तो यहाँ पे चित्रित धूसर मृद भांड यहाँ पे मिलते हैं। आगे जाके चमोली के मलारी गांव में ये भी गढ़वाल विश्वविद्यालय की एक और खोज करते हैं, जिसमें कि चमोली का एक मलारी गांव है और इस गांव में ये लोग 5.2 किलो का एक सोने का मुकुट इनको मिलती है। ठीक है, और ये मुकुट कहाँ से लेते हैं? ये एक सवा दान से लेते हैं, किसी खोपड़ी पर ये मुकुट लगी हुई थी। तो ये कहाँ मिलती है? चमोली के मलारी गांव में। कितने किलो का? 5.2 किलो का एक सोने का मुकुट मिलता है। किसने खोज की थी? गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा। ठीक है,
आगे चलकर शिव प्रसाद डबराल ने 1956 ईस्वी में सवादानों की खोज की। शिव प्रसाद डबराल के द्वारा भी क्या किसकी खोज की गई थी? सवादानों की खोज, यानी दफनाने का। जैसे कि आपने उसमें भी देखा होगा बुर्ज होम से जो बुर्ज होम था भारतीय इतिहास में, उसमें कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य था ना, तो इसमें भी सवादानों का साक्ष्य ढूंढा था शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। आगे जाके हुडली एक जगह पर गांव पड़ता है उत्तरकाशी में, यहाँ पे भी नीले रंग का शैल चित्र मिला है। नीले रंग का शैल चित्र मिला, यानी कि पत्थरों पर लिखा हुआ एक आकृति मिली है। मानव की आकृति थी। किसकी आकृति थी? मानव और पशु की आकृति थी। ठीक है, नीले रंग के थे। तो ये आ सकता है हुडली का जो शैल चित्र थे किस कलर के थे? नीले रंग के थे। कसार देवी अल्मोड़ा में 14 नर्तकों का शैल चित्र था। 14 नर्तक थे वहाँ पे, जो मानो कि एक पत्थर पर कुछ ऐसे चित्र हैं जिसमें कि ऐसा लग रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। तो कितने नर्तकों का चित्र था? 14। कहाँ पे? कसार देवी। कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये था हमारे शैल चित्र के बारे में। अब यह है उपकरण। उपकरण क्या क्या उपकरण है? हस्त कुठार, चॉपर, फ्लैक्स और स्केपर, ये थे पाषाणकालीन उपकरण थे ये। ठीक है, उपकरण मीन्स हथियार टाइप के थे। कोई खोदने के हथियार रहे होंगे या फिर शिकार करने के रहे होंगे। आगे चलते हैं प्राग ऐतिहासिक कालीन प्रमुख स्थल। जो प्राग ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्थल है उत्तराखंड में, आइए जानते हैं। सबसे पहले आता है लघु उड्यार, लखु उड्यार। लखु उड्यार कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अल्मोड़ा में, सुयाल नदी के तट पर। ठीक है, तो यहाँ की विशेषता क्या है? इसकी खोज की थी MP जोशी जी ने। लखु उड्यार की खोज की थी MP जोशी ने। इस उड्यार की जो विशेषता है, जो नृत्य है, यहाँ सामूहिक नृत्य करते हुए चलचित्र है। यानी कि बहुत सारे लोगों का एक गुट है जो कि एक साथ मिलकर नृत्य कर रहे हैं। तो किसने, कहाँ पे है ये सामूहिक नृत्य करते हुए चलचित्र? लखु उड्यार में। किसने की थी? MP जोशी के द्वारा। कहाँ पे है ये? सुयाल नदी के तट पर। इम्पोर्टेंट है। वहीं अल्मोड़ा में और भी चीज़ें हैं, और भी क्षेत्र हैं, जैसे कि लुएथाप। लुएथाप भी एक गुफा है। और लुएथाप देखो इम्पोर्टेंट है, याद करने के लिए आसानी है। लुएथाप, लुएथाप का मतलब होता है रक्त चित्र, है ना। लुएथाप का मतलब होता है रक्त चित्र। रक्त चित्र कैसा होता है? लाल होता है। तो ये चित्र किस कलर के बने होंगे? लाल कलर के बने होंगे। ये बात समझ में। और लाल कलर के बने हैं तो शिकार करते हुए, भाई रक्ति तो आता है, तो शिकार करते हुए यहाँ पे चित्र बनाया गया है। सामूहिक नृत्य तो है ही है, लेकिन शिकार करते हुए चित्र बनाई गई है लुएथाप में। लुएथाप कहाँ पड़ता है आपका? अल्मोड़ा में। ठीक है, अगला देखेंगे हम अल्मोड़ा में एक आध चीज़ और भी है। फल सीमा, यहाँ पे कप मार्क्स और योग एवं नृत्य मुद्रा में चित्र मिले हैं। कप मार्क्स मैंने पहले ही बता दिया है। योग एवं नृत्य मुद्रा में यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। एक और जगह है, इम्पोर्टेंट है, यशोधर मटपाल जी के द्वारा 2 जगहों की खोज की गई थी। एक पेटसाल की खोज की और एक फड़का नौला की खोज की थी। कब? 1985 से और 1985 में पेटसाल की खोज की और फड़का नौला की खोज की थी 1989 में यशोधर मटवाल जी के द्वारा। तो यहाँ भी किसकी साक्ष्य मिले थे हमें? प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले थे। एक आता है ग्वारखा उड्यार। ग्वारखा उड्यार नाम से ही जान रहे होंगे आप। देखते हैं, अलकनंदा नदी के तट पर यह ग्वारखा उड्यार है। डुंगरी गांव पड़ता है चमोली में। ठीक है, तो वहाँ पे ये ग्वारखा उड्यार का मतलब होता है गुफा। ठीक है, तो ग्वारखा, जैसे चमोली में ग्वाल जाने के लिए क्या बोलते हैं? जैसे मवेशियों को चराने के लिए जाते हैं ना जंगलों में, तो उसे बोलते हैं ग्वाल। तो इसी ग्वाल से पड़ा है ग्वारखा। और यहाँ पे पशुओं को हाँकने का चित्र मिला हुआ है, यानी पशुओं को हाँकते हुए। तो जब ग्वाल जाते हैं तो पशुओं को तो हाँकते हैं हम वहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे भी आप इसे याद कर सकते हैं कि ग्वाल से ग्वारखा और पशुओं को हाँकते हुए चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। भाई पशुओं के साथ जाओगे तो हाँकोगे ही ना उनको, तो पशुओं को हाँकते हुए चित्र यहाँ पे मिला है। एक अंतिम है यहाँ पे किमनी गांव। किमनी गांव कहाँ पड़ता है? थराली में। कहाँ पड़ता है किमनी गांव? थराली में पड़ता है, पिंडर नदी के तट पर है। और यहाँ पे भी सफ़ेद रंग के शैल चित्र मिले हैं मानव एवं पशु के। ठीक है,
किमनी गांव कहाँ है, पड़ता है थराली में। तो साथियों, आज हमने जाना कि उत्तराखंड को जानने के लिए हमारे पास किन किन स्रोतों का हम लोग प्रयोग करते हैं और कहाँ कहाँ उत्तराखंड के बारे में उल्लेख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे की कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उत्तराखंड में कुनिंद राजवंशों का उदय कैसे हुआ, कौन कौन यहाँ पे शासक आई, है ना। उसके बाद हम कार्तिकपुर राजवंश पढ़ेंगे, फिर पंवार राजवंश हम लोग पढ़ेंगे। तो तरतीबवार और सिलसिलेवार तरीके से हम लोग उत्तराखंड करंट जनरल स्टडीज़ तरतीबवार हम उत्तराखंड के जीएस पढ़ेंगे, जनरल स्टडीज़ को पढ़ेंगे। साथियों, आपको बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो अभी पूरी देखी है तो इसलिए मैं लास्ट में आप लोगों के लिए एक संदेश देना चाह रहा हूँ। लगभग 3-4 दिन के बाद ही हम लोग यहाँ पे एक वीडियो अपलोड कर पाते हैं उत्तराखंड की। तो आप लोग क्या करें, उत्तराखंड की वीडियो जब जब हम अपलोड करेंगे चैनल पर, इसके लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगी। याद रखना, जो ये सीरीज चल रही है उत्तराखंड ज्ञान दर्शन नाम से, ये कंप्लीट उत्तराखंड की चलेगी। उत्तराखंड को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल पर पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग किताबें पढ़ते रहिए और इस चैनल को भी अगर आप देखते रहेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, मेरा मानना है। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा फिर आपको बताएंगे। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।